हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऐसा कहते हैं कि एक पाप को 1000 पुण्य भी धो नहीं सकते। गलती से किया गया पाप जिंदगी भर की सजा बन जाता है। आज ये फैंटास्टिक मूवी इसी पाप पुण्य पे बनी है, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 7 साल पहले जिलोंग प्रांत के लूसन लेक के पास एक ही घर में 5 लोगों के परिवार का हत्याकांड हुआ, जिसमें 25 साल की एक लड़की, उसके माँ बाप और दादा दादी शामिल थे। लड़की पे दुराचार भी किया गया था। हत्या में 4 लोग शामिल थे। भागते हुए एक की पानी में गिर के मौत हुई। बचे हुए 3 में से एक को एहसास हुआ कि उनके हाथों कितना बड़ा पाप हुआ है। उस शख्स को लगा उनके हाथों इतनी हत्याओं का पाप तो हुआ है, मगर और एक ना हो जाए, तो वह वापस उस घर में जाना चाहता था। इस पाप में एक अच्छा काम तो किया जाए। वह अच्छा काम क्या है ये बाद में पता चलता है, मगर उसका साथी उसे रोकने जाता है और पैर फिसल के पेड़ की टहनी पे गिरता है, जो उसके आंख में घुस जाती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। यह हत्याकांड करने वाले ये 3 लोग थे, फेंग, डीजिन और बाइजू। अब 7 साल गुजरते हैं। फेंग अब पुलिस कांस्टेबल है, जो अपनी जान पे खेल के मुजरिमों को पकड़ता है। डीजिन टैक्सी ड्राइवर है, जो जब भी बंद पड़ता है वो लोगों की मदद करता है। बाइजू फिशरमैन है। 7 साल पहले सर पे लगी उस चोट की वजह से वो थोड़ा मंदबुद्धि हो गया है और अब 7 साल की एक लड़की टीमी को पाल पोस रहा है। इन तीनों की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि वक्त ने उनके पाप धो दिए हैं, उन्हें हैवान से इंसान बनाया है। मगर एक बार किया हुआ घिनौना पाप उनके आज के पुण्य से साफ हो सकता है। फेंग और डीजिन अपना वो पाप भुला नहीं पाए। उन्हें आए दिन ये डर सता रहा है कि कहीं पुलिस उन तक पहुंच ना जाए। भले वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं, मगर हमारी नजर में वो पापी ही है। तो एक रात डीजिन की टैक्सी में कुछ गुंडे बैठ जाते हैं और उसे धमका के उसके पैसे लूट लेते हैं। तभी एक गुंडे की नजर वहां पड़े बैंक के पासबुक पे जाती है, तो उसे उसमें डीजिन ने मेहनत से जमा किए हुए 5000 युआन दिखाई देते हैं। तो अब वो गुंडे वो पैसे भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो वो ऐसा करने के लिए डीजिन को चाकू से घायल करते हैं कि तभी वहां पे पुलिस की कार आती है, जिसमें से पुलिस चीफ इवान नीचे उतरता है। वो डीजिन की टैक्सी के पास आके उसे बीच सड़क टैक्सी खड़ी करने की वजह पूछता है। डीजिन के साथ टैक्सी में बैठे हुए वो गुंडे इस बात से डर जाते हैं कि अब डीजिन पुलिस को उनके बारे में ना बता दे। मगर डीजिन दिमाग चला के इवान से कहता है कि वो उसके कस्टमर है और वो यहीं पे उतरना चाहते हैं। तो बेचारे गुंडों को वहीं पे उतरना पड़ता है। डीजिन इवान को थैंक्स कह के वहां से चला जाता है, मगर उसके जाते ही इवान को रास्ते पे पड़ा उन गुंडों का चाकू मिलता है, तो उसे शक घेर लेता है। वो डीजिन के टैक्सी का पीछा करता है, मगर डीजिन उसके हाथ नहीं लगता। अब डीजिन ये बात फेंग को बताता है। वो बताता है कि उस पुलिस ऑफिसर का दिमाग कमाल का तेज था, मगर बारिश की वजह से मैं बच गया। यहाँ वही इवान पुलिस स्टेशन में आता है और फेंग से कहता है कि आज से पुलिस स्टेशन का इंचार्ज वो है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे गांव जिलोंग से मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। उसकी बातों से फेंग शॉक होता है। बाइजू के साथ रहने वाली टीमी बाइजू के साथ फेंग और डीजिन को भी डैडी कह के पुकारती है। तीनों ने मिलके उसे पाल पोस के बड़ा किया है। यहाँ फेंग और डीजिन दोनों शहर के बाहर एक नए रेंट के घर में शिफ्ट होते हैं। वहाँ का मालिक शकी किस्म का इंसान है। वह इन दोनों के कमरे में हिडन माइक्रोफोन लगा के हमेशा उनकी बातें सुनता रहता है। अब इस इवान के बारे में जान लेते हैं। इवान बहुत ही तेज दिमाग का इंसान है। छोटी से छोटी बात भी उसकी नजर से नहीं छूटती। एक बार कार से जाते हुए पासी से गुजरती टैक्सी में बैठे हुए लोगों को वो एक ही झलक में पहचान जाता है कि वो गुंडे हैं, तो वो नीचे उतर के उन्हें अरेस्ट करता है। फैंग को लगता है कि इवान गलती कर रहा है, मगर तभी उसे एक गुंडे की बैग में गन मिलती है, तो वह भी मान जाता है कि इवान के तेज दिमाग का कोई जवाब नहीं। इवान फेंग से कहता है हर पुलिस वाले को इसी तरह तेज नजर रखनी चाहिए, मगर फेंग उससे कहता है कि वो तो पुलिस की नौकरी जल्दी छोड़ने की सोच रहा है। वह सुन के इवान नाराज होता है। वह फेंग से कहता है कि वह उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। रात को फेंग डीजिन को इवान के बारे में बताता है। वह सुन के डीजिन उससे कहता है कि उसे इस इवान को लेके बैड फीलिंग हो रही है, तो बेहतर है वो जल्द से जल्द ये जॉब छोड़ दे। ये दोनों टीमी को भी जल्द से जल्द एडॉप्शन के लिए देना चाहते हैं, मगर टीमी किसी बीमारी से जूझ रही है जिसकी इन दोनों को चिंता लगी है। दूसरे दिन फेंग इवान को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने तो जाता है, मगर उसका खराब मूड देख के वो लेटर देता नहीं। रात को इवान पुलिस फोर्स के साथ कुछ गुंडों को पकड़ने सिटी ड्रेनेज सिस्टम जाता है। गुंडों को पकड़ते हुए फेंग का पैर पानी में नीचे लगी जाली में अटक जाता है, तो वो डूबने लगता है, मगर आइन वक्त पे इवान उसे बचा लेता है। तो अब फेंग अपना रिजाइन करने का फैसला कैंसिल करता है। वो इवान से एक के दूसरे दिन की छुट्टी लेता है कि उसे कुछ गोल्ड फिश लेने आइलैंड जाना है। तो दूसरे दिन इवान उसे आइलैंड तक लिफ्ट देने के लिए कार लेके आता है। रास्ते में वो उससे कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में सभी केसेस सॉल्व किए हैं, सिवाय मेरी पहली बड़ी केस के। 7 साल पहले जिलोंग प्रांत के लूसन लेक के पास वो मर्डर हुए थे। उसकी बातें सुन के फेंग चौंक जाता है। इवान बताता है कि उस वक्त मैं पुलिस चीफ मेलविन को असिस्ट कर रहा था।
जो अब कमिश्नर है। मेलविन ने मुझे रात को खाने पे बुलाया था और उसके अगले दिन ही ये हत्याकांड हुए थे। वो एक दुराचार और मर्डर का केस था। अब फेंग कॉन्शियस हो जाता है। इवान बताता है वो मेरी जिंदगी का पहला बड़ा केस था। मैं क्राइम सीन पे गया और वहाँ का नज़ारा मुझसे देखा नहीं गया। खून में लथपथ पड़ी लाशें और वो मासूम लड़की। कोई हैवान ही ये काम कर सकता है। वह सुन के अपने ही ख्यालों में खोया फेंग अचानक ब्रेक लगाता है, जिस पर इवान उस पर गुस्सा होता है। तो फेंग अपनी मुंह से जलती सिगरेट को उंगलियों से मसल के बुझाता है, जो उसकी आदत है, जिसे इवान नोटिस करता है क्योंकि 7 साल पहले उस क्राइम सीन पे ऐसी ही उंगली से मसली हुई राख पाई गई थी। तो अब इवान फेंग को शक की निगाहों से देखने लगता है। वह फेंग से पूछता है कि क्या तुमने उस केस के बारे में सुना है, क्योंकि तुम उसी इलाके से हो। फेंग हाँ कहता है, मगर बात को ज्यादा छेड़ता नहीं। अब इवान फेंग को टटोलने के लिए कहता है कि वो एक सुखी परिवार था। लड़की आर्ट्स स्टूडेंट थी, खूबसूरत थी, मगर हमें उसकी सड़ी हुई लाश मिली। लड़की की मौत सबसे पहले हुई थी, मगर उन खूनियों का इरादा उस लड़की पे दुराचार करना ये नहीं था, कुछ और था। उन खूनियों में से किसी एक ने ही ये हैवानियत भरी हरकत की थी। ताज्जुब की बात ये थी कि ऑटोप्सी से पता चला लड़की की मौत हार्ट अटैक से हुई है। शायद वो अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो जो कोई था स्मार्ट था, मगर गलती से उसने उस लड़की के नेकलेस को छुआ, जिसके उसके फिंगरप्रिंट्स उस पे आ गए। वही एक सबूत है उस हैवान को पकड़ने का। एक विटनेस का कहना था कि उस वक्त उसने 4 लड़कों को लेक के पास देखा। उसमें से एक के सीने पे टाइगर का टैटू था। क्राइम सीन पे ज्योतिष विद्या का मैगजीन भी पाया गया। शायद उनमें से एक ज्योतिषी था। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो लड़की गे है, मगर गे लड़कियों पे दुराचार नहीं करते। इवान की बातें सुनकर फेंग पूरी तरह डिस्टर्ब होता है। इवान बताता है कि हमारी कई कोशिशों के बावजूद वो केस अनसॉल्व रहा, मगर मेरे लिए वो अभी भी ओपन है। अब इवान फेंग को फेरी तक छोड़ता है। फेंग फिशरमैन विलेज पहुंचता है, मगर वहाँ ना बाइजू होता है ना टीमी। मछलियाँ भी मरी पड़ी होती है। फेंग डिजिन को कॉल करता है, मगर उसे भी उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं होता। यहाँ डिजिन मार्केट में होता है कि 2 चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भागते हैं। तो डिजिन उस लड़की को अपनी टैक्सी में बिठा के उन चोरों का पीछा करता है और एक जगह उन्हें रोक के उनसे लड़ पड़ता है, जिसमें से वह एक चोर के हाथों बुरी तरह घायल होता है। चोर पकड़े जाते हैं तो डिजिन उस जिया नाम की लड़की को उसका पर्स वापस करके वहां से भाग जाता है। अब ये जिया इवान की छोटी सिस्टर होती है। वह उसे फोन करके पूरी बात बता देती है। यहाँ घायल डिजिन घर लौटता है और अपने घाव पे खुद ही इलाज करता है। तो दूसरी ओर फेंग वापस फेरी के यहाँ लौटता है, तो इवान उसका इंतजार कर रहा होता है। फेंग इवान से कहता है कि वह दरअसल उसकी 7 साल की लड़की टिमी से मिलने गया था, जिसे उसका दोस्त बाइजू अपनी बेटी की तरह संभालता है। फेंग बताता है कि दरअसल टिमी उसकी अपनी बेटी नहीं है, वो एक अनाथ लड़की है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसने ली है। यह इवान जैसे ही पुलिस स्टेशन लौटता है, वह उस पुराने मर्डर केस के पेपर्स निकालता है। तो दूसरी ओर फेंग घर पहुंचता है तो बेहोश पड़े डिजिन को देखता है। वो उसे उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कराता है कि तभी उसे बाइजू का फोन आता है कि टिमी की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से वो उसे हॉस्पिटल लेके आया है। टिमी के मेडिकल रिपोर्ट बहुत खराब आए हैं, जिससे फेंग अंदर से टूट जाता है। यहाँ डिजिन को होश आता है तो फेंग उससे कहता है कि शायद इवान को उस पर शक हुआ है। वो बताता है कि उसे तुम्हारे सीने पे बनाए गए टैटू के बारे में पता चल चुका है। उसे क्राइम सीन पे बाइजू का ज्योतिष का मैगजीन भी मिला है और मेरी अंगूठे से सिगरेट को मसलने की आदत को उसने भांप लिया है। ऊपर से कोई आई विटनेस भी है जिसने उस दिन हमें लेक के पास देखा था। फेंग की बातें सुन के डिजिन के चेहरे से रंग उड़ जाता है। तो अब वह दोनों टिमी को जल्द से जल्द एडॉप्शन के लिए देने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर वह पकड़े गए तो उसका क्या होगा। वो टिमी को भेजने की तैयारी शुरू करते हैं, मगर उन्हें इस बात का डर है कि जो फैमिली टिमी को एडॉप्ट करेगी, क्या वो उसके ऑपरेशन पे खर्चा करेगी। तो बिना टिमी का ऑपरेशन किए फेंग उसे एडॉप्शन के लिए नहीं देना चाहता, मगर डिजिन उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। तो अब फेंग डिजिन को टिमी के मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर टिमी की सर्जरी नहीं की गई तो वह 1 साल के अंदर मर जाएगी। डिजिन फेंग से कहता है कि हाँ, हम टिमी को इस तरह नहीं छोड़ सकते। वह हमारे किए हुए पाप का परिमार्जन है, मगर टिमी के ऑपरेशन के लिए 40,000 युआन की ज़रूरत है, जो उनके पास नहीं है, जिससे वो डिस्टर्ब होते हैं। कि तभी हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात इवान और जिया से होती है। जिया डिजिन को देख के खुश होती है और अपने भाई से कहती है कि डिजिन वही टैक्सी ड्राइवर है जिसने उस दिन बड़ी बहादुरी से चोरों का पीछा करके मेरा पर्स हासिल किया था। तभी इवान को कंट्रोल रूम से कॉल आता है कि किसी ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड की है। तो वह जिया को डिजिन के साथ भेजता है और खुद फेंग के साथ क्राइम सीन की तरफ निकलता है। जिया डिजिन पे लट्टू हो गई है। मौका देख के डिजिन फेंग को कॉल करके बताता है कि इवान का दिमाग बड़ा तेज है, शायद उसने मुझे पहचाना है, तो उससे सावधान रहो। कार में इवान फेंग से डिजिन और बाइजू के बारे में पूछताछ करता है। इवान को इस बात का ताज्जुब है कि एक पुलिस में है, दूसरा टैक्सी ड्राइवर है, तो तीसरा फिशरमैन है। तीनों इतने अलग होने के बावजूद
इतने गहरे दोस्त कैसे है? तीनों इस टिमी नाम की अनाथ बच्ची के बाप होकर उसकी इतनी देखभाल क्यों कर रहे हैं? और इतने घायल होने के बावजूद डिजिन काम पे क्यों जाना चाहता है? फेंग बताता है कि टिमी को दिल की बीमारी है, उसकी जल्द से जल्द सर्जरी करना जरूरी है, जिसका खर्चा 40,000 युआन है। तो हमें सब कुछ भुला के मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ क्राइम सीन पे एक लड़के ने सुसाइड की होती है, जिससे उस लड़के का दोस्त भी टेंशन में आके सुसाइड करने जाता है, मगर आइन वक्त पे फेंग उसे पकड़ता है। बिल्डिंग के नीचे खड़ा इवान उनकी मदद करने के लिए ऊपर फ्लैट की तरफ भागता है। वहाँ ऊपर लटक रहा हुआ आदमी यानी गैंसू जिंदा नहीं रहना चाहता, मगर फेंग भी हार नहीं मानना चाहता। उसे लगता है कि अपने दोस्त की मौत से गैंसू डिप्रेस हुआ है। लटकते हुए गैंसू फेंग से अजीब मांग करता है। वो उससे कहता है कि अगर फेंग को वो मंजूर हो तभी वो ऊपर आएगा। फेंग उसकी मांग मान लेता है और गैंसू को बचाता है। अब इवान अपने पुराने चीफ मेलविन से मिलता है और उससे उस 7 साल पहले की मर्डर केस के बारे में डिस्कस करने लगता है। मेलविन बताता है कि उस केस में एक सीक्रेट बात थी जो सबसे छुपाई गई थी। उस मरी हुई लड़की को एक 3 महीने की बच्ची भी थी जो एक नाजायज औलाद थी। तो उस फैमिली ने उस बच्ची को दुनिया से छुपा के रखा था, मगर वह बच्ची क्राइम सीन पे कहीं नहीं मिली। तो हमने भी इस बात को मीडिया के सामने रिवील नहीं किया। वह बच्ची उस हत्याकांड के बाद कहाँ गायब हुई किसी को नहीं पता। मेलविन की बातें सुन के इवान चौंकता है। वह मेलविन से पूछता है कि अब वह लड़की 7 साल की हुई होगी ना? मेलविन कहता है हाँ, अगर जिंदा होगी तो। यहाँ घर में फेंग और डिजिन इवान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनका घर मालिक माइक्रोफोन से उनकी बातें सुनता है। डिजिन को लगता है कि उस 7 साल पहले के केस को सॉल्व करने के लिए ही इवान ने अपना ट्रांसफर इस पुलिस स्टेशन में कराया है, क्योंकि उसे फेंग पे शक है। वो फेंग से कहता है तो हमारा आखिरी वक्त आए, इसके पहले हमें टिमी का ऑपरेशन कराना चाहिए। दूसरे दिन गैंसू फेंग से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। वो अपनी जान बचाने के लिए फेंग को ट्रीट देना चाहता है। फेंग उसे फिर कभी मिलने का वादा करता है। यह हॉस्पिटल में फेंग और डिजिन टिमी के डिस्चार्ज की तैयारी करते हैं, मगर उसके पहले उन्हें हॉस्पिटल का 5,000 युआन का बिल पे करना है, जिससे दोनों टेंशन में है। तभी वहाँ पे जिया आती है और वो बिल पे कर देती है, जिससे दोनों चौंक जाते हैं। 31 दिसंबर की रात जिया डिजिन को टैक्सी लेके बुलाती है, क्योंकि वो अपना न्यू ईयर उसके साथ एंजॉय करना चाहती है। डिजिन जानता है कि जिया उसे चाहने लगी है, मगर वो मजबूर है। वो उसे हाँ भी नहीं कह सकता और मना भी नहीं कर सकता। ड्राइव करते हुए जिया उसे पीछे से लिपट जाती है, जिससे डिजिन कार को रोक देता है और अपने इमोशन को भी रोक लेता है। जिया अपने प्यार का इजहार उसके सामने करती है, मगर डिजिन अपने आप पे काबू रख के उसे फिर मिलने का वादा करता है। दूसरी ओर इवान अपनी टीम के साथ एक जुए के अड्डे पे छापा मारता है। भगदड़ का फायदा उठा के फेंग वहां पड़े कुछ पैसे चुराता है, मगर इवान की नजर से वो बात नहीं छूटती। तो दूसरे दिन वो फेंग को अपनी केबिन में बुला के कहता है कि आदमी मजबूरी में गलत कदम उठाता है, मगर मैं नहीं चाहता मेरी टीम का आदमी मजबूरी में कोई गुनाह करे। वो फेंग से कहता है कि इंसान भगवान और शैतान का कॉम्बिनेशन है, मगर ना ही हमें भगवान बनना चाहिए और ना ही शैतान। एक लालच का पल हमें शैतान बनाता है और बाद में उसी पाप का एहसास हमें भगवान बनने पे उकसाता है, और भगवान बनने के चक्कर में हम इंसान भी नहीं रहते। हमने अपने आप को इंसान बनाया रखने के लिए कानून बनाए हैं, भगवान बनने के लिए नहीं। तो अगर हमसे कोई पाप होता है तो हमें अपने आप को इस कानून के हवाले कर देना चाहिए, ना कि भगवान बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 100 पुण्य भी एक पाप को धो नहीं सकते। या एक फॉरेन कपल टिमी को एडॉप्ट करना चाहता है, मगर फेंग इस बात से परेशान है कि अगर उन्हें टिमी की बीमारी के बारे में पता चला तो वह उसे किसी अनाथ आश्रम में ना छोड़ दे। या इवान फेंग के फिंगरप्रिंट्स उस पुराने केस में पाए गए फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करने के लिए फोरेंसिक के पास भेजने का फैसला करता है। तभी उसे पता चलता है कि गैंसू फेंग को पिकअप करने के लिए हर शाम अपनी कार लेके आता है। वह फेंग के कलीग से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि फेंग आजकल उस गैंसू के यहाँ कई बार जाता है। अगले दिन कैंटीन में इवान अपना डेबिट कार्ड फेंग को देता है और उससे कहता है कि उसमें कुछ पैसे पड़े हैं जिससे वह टिमी का इलाज कराए, क्योंकि वह नहीं चाहता टिमी के इलाज के पैसों के लिए वो कोई गलत काम करे। मगर फेंग इवान का डेबिट कार्ड नहीं लेता। अगले दिन इवान फेंग और गैंसू का पीछा करता है और एक क्लब पहुंचता है। वही किसी रूम में इवान फेंग और गैंसू को शर्मनाक हालत में देखता है और शॉक होता है। दूसरे दिन वो सीधा फेंग से पूछता है कि वो कब से गे है। फेंग कहता है कि वो हाई स्कूल से वैसा है, वो और उसके दोस्त डिजिन और बाइजू भी वैसे ही है। इवान उससे कहता है कि तुम्हारा पर्सनल मैटर है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, मगर इसका असर अपने जॉब पे मत पड़ने देना। अब इवान फेंग को 2 आदमियों के फोटो दिखाता है जो गैंसू के फ्रेंड सर्कल में है। फेंग बताता है कि वो दोनों ताइवानीज है और क्लब में ड्रग सप्लाई करते हैं। या कमिश्नर मेलविन उस 7 साल पहले की हत्याकांड की केस को क्लोज करने की सोच रहा है, मगर इवान उन्हें थोड़ा रुकने कहता है। रात को खाने के टेबल पे इवान जिया को बताता है कि डिजिन गे है, तो जिया उसका मजाक उड़ाती है, मगर अंदर से वो डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरे दिन वो सीधा जाके डिजिन से मिलती है और प्यार के लिए इनवाइट करती है, मगर डिजिन उससे दूर रहना पसंद करता है। डिजिन के ना करने की वजह अलग होती है,
मगर जिया उसे गलत समझ लेती है। तो अब डिजिन उससे कहता है कि अपने भाई से जाके बोल देना मेरे सीने पे टाइगर का टैटू है, मेरे ना कहने की वजह तुम्हें मिल जाएगी। मगर जिया अपने भाई इवान से कहती है कि तुम सही थे, डिजिन गे है। ये सुन के इवान नाराज होता है, क्योंकि अगर फेंग, डिजिन और बाइजू गे है तो वह मर्डरर नहीं है, यही उसकी थियरी कहती है। तो अब वह छानबीन करने फेंग और डिजिन के घर पहुंचता है, जहां उसे घर मालिक ने छुपाया हुआ माइक्रोफोन मिलता है। वो वायर कहां से आई है ये देखते हुए वह घर मालिक के रूम पहुंचता है, जहां उसे फेंग और डिजिन के बातों की रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जिससे वह समझ जाता है कि फेंग, डिजिन और बाइजू वही 7 साल पहले के मर्डरर है। तभी उसे फेंग का कॉल आता है कि उसने उन ताइवानीज ड्रग स्मगलरों को जेमिनी होटल में देखा है। तो अब इवान अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। वह 2 स्मगलर इवान के 2 पुलिस वालों को गन चला के मार देते हैं। तो इवान फेंग के साथ उन स्मगलरों का पीछा करते हुए बिल्डिंग की टेरेस पे पहुंचता है। दोनों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। उन स्मगलरों की एक गोली इवान के पैर पे लगती है, मगर वह हार नहीं मानता। अब इवान और फेंग बिल्डिंग की एज पे चलते हुए उन स्मगलरों का पीछा करने लगते हैं, मगर इवान पैर फिसल के बिल्डिंग पे लटकने लगता है। तो फेंग उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगता है। इस सिचुएशन का फायदा उठा के वह 2 स्मगलर इवान और फेंग को मारने मुड़ते हैं। तो इवान फेंग से कहता है कि वह उसे छोड़ के उन स्मगलरों को पकड़े, मगर फेंग साफ मना कर देता है। तभी इवान फेंग से कहता है कि उसे पता चल चुका है कि उसी ने वह 7 साल पहले का हत्याकांड किया है, तो उसे अपने आप को कानून के हवाले कर देना चाहिए, यही उसका प्रायश्चित है। मगर ये सुनने के बाद भी फेंग इवान का हाथ नहीं छोड़ता। तभी स्वाट पुलिस वहां पहुंचती है और इवान को बचा लेती है। उन स्मगलरों को भी पकड़ा जाता है। इवान फेंग से कहता है कि उसके घर मालिक ने पिछले 3 महीने से उसकी और डिजिन के बीच की सब बातें रिकॉर्ड की है, जिससे पता चलता है कि वह तीनों उस हत्याकांड में मेन मर्डरर है। उन रिकॉर्डिंग को और फिंगरप्रिंट्स को इवान ने मेलविन के पास भेजा है। तो अब मेलविन फेंग का अरेस्ट वारंट लेके आता है और उसे अरेस्ट करता है। इवान के कहने पे फेंग डिजिन को फोन करके बताता है कि हम जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे वह आखिरी वक्त आया है। डिजिन जो समझना है वो समझ जाता है। अब इवान फेंग से कहता है कि वह टिमी को अडॉप्ट करेगा और उसकी सर्जरी का खर्चा भी उठाएगा। फेंग बताता है कि पिछले 7 साल से उस पाप का बोझ हमें टॉर्चर कर रहा था। हर पल वह वाकया हमारी आंखों के सामने आता रहता था, जो हमें चैन से रहने नहीं देता था। उल्टा आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। वह इवान से कहता है कि टिमी के दिल से हमारी यादों को मिटा देना, उसे ये कभी भी पता नहीं चलना चाहिए हम कितने हैवान थे। दूसरी ओर डिजिन अपने पाप के बारे में जिया को बताता है और उसे बैंक पासबुक देते हुए कहता है कि वह उस पैसे को टिमी की सर्जरी के लिए खर्चा करे। जिया अपने आंसू रोक नहीं पाती। पुलिस डिजिन को अरेस्ट करके लेके जाती है। यहाँ गैंसू को इस बात का पता चलता है तो वह इवान के पास आता है और उससे कहता है कि फेंग गे नहीं है। उस दिन जब मैं बालकनी में लटक रहा था तो मैंने फेंग से यही पूछा कि अगर वो मेरे साथ डेट पे जाने को तैयार है तो मैं सुसाइड नहीं करता। फेंग ने मुझसे कहा कि मैं गे नहीं हूँ, मगर इससे तुम्हारी जान बचती हो तो मैं तैयार हूँ। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया उसने मुझे हाँ क्यों कहा, मगर अब समझा वो अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता था। अब इवान जेल में जाके फेंग से मिलता है। वो उससे कहता है कि तुम एक अच्छे पुलिस वाले बन सकते थे, मगर उस एक पल ने तुम्हें इंसान भी बनने नहीं दिया। मुझे धोखा देने के लिए तुमने गे बनने का नाटक किया। तुम्हारा अपने आप को टॉर्चर करना कोई मायने नहीं रखता। पाप होश में किया जाए या मदहोशी में, वो हैवानियत ही होती है। फेंग इवान से कहता है कि बात ऐसी नहीं है कि हम कानून से भाग रहे थे, हम सिर्फ टिमी की सर्जरी के लिए रुके हुए थे। उसके बाद हम शांति से मरने ही वाले थे। इवान फेंग से कहता है कि टिमी की सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, वो तुम लोगों के बारे में पूछ रही थी, यही बताने में यहाँ आया था। फेंग कहता है हम तो सिर्फ अच्छे डैडी बनने की कोशिश कर रहे थे और हम अच्छे डैडी है और इसी फीलिंग के साथ मैं मरना चाहता हूँ। फेंग और डिजिन को डेथ पेनल्टी मिलती है। पॉइजन का इंजेक्शन देके उन्हें मार दिया जाता है। जिया और इवान वो देखते हैं। ऐसा कहते हैं इंसान को मरते वक्त उसके सब पाप याद आते हैं। तो यहाँ बाइजू पहाड़ से कूद के सुसाइड करता है। तभी पुलिस उस हत्याकांड में इन्वॉल्व उस चौथे मर्डरर को भी पकड़ लेती है, जो जिंदा होता है और जिसका नाम लुई है। लुई बताता है 7 साल पहले एक आदमी जुए में अपने काफी पैसे हार गया था। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि अगर मैं उसके सब पैसे वापस ला के देता हूँ तो वो मुझे कमीशन देगा। तो वो जिससे पैसे हारा था वह आदमी उस लेक हाउस में अपनी फैमिली के साथ रहता था। हम तो सिर्फ पैसा हासिल करने वाले थे। मैंने डिजिन को बुलाया, वह उसके साथ फेंग और बाइजू को भी लेके आ गया। फेंग और बाइजू ने बहुत शराब पी रखी थी। हमने उस विला में जाके पूरे घर में पैसे ढूंढे जो हमें कहीं नहीं मिले। वो आदमी किसी पैसे के बारे में नहीं जानता था। फ्रस्ट्रेट होके फेंग ने उस लड़की पे दुराचार करने की कोशिश की। उस शौक में वो लड़की हार्ट अटैक से मर गई। हमने ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। हम तो सिर्फ धमका के पैसा हथियाना चाहते थे। मगर इस बात से बुड्ढा और बुड्ढी चिल्लाने लगे तो मुझे उन चारों को भी मारना पड़ा। मर्डर सिर्फ मैंने किए थे। ये तीनों तो डर के मारे भाग खड़े हुए थे। मैंने उन तीनों को चुप रहने की धमकी दी, मगर उन तीनों ने मुझे ही लेक में फेंक दिया।
मुझे मरा हुआ समझ के वो तीनों चले गए। भले असली मर्डरर मैं था, मगर मर्डरर का साथ देने वाला भी मर्डरर होता है। मेलविन इवान से कहता है कि फेंग और डिजिन ने मर्डर न करते हुए भी अपना गुनाह मान लिया, मगर एक बात का जिक्र उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहीं नहीं किया कि उस छोटी बच्ची का क्या हुआ। इवान बताता है कि उसी छोटी बच्ची को वह डैडी बन के पाल पोस रहे थे। उस घर से भागते हुए उनमें इंसानियत जागी। अगर वह बच्ची को वही घर पे छोड़ जाते तो शायद वह बच्ची मर जाती, क्योंकि लाशों का पता भी हमें 1 महीने बाद चला था। वहाँ से भागने के बाद वह वापस उस घर लौटे और बच्ची को लेके गए, उसे पैर से बड़ा किया। मैं तो अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ वो हैवान थे या इंसान। लुई के स्टेटमेंट पे कोर्ट मान लेती है कि फेंग और डिजिन को डेथ सेंटेंस देने का उनका फैसला गलत था, जो सुन के जिया रोने लगती है। अब इवान टिमी का डैडी बन जाता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।